वेलकम टू गेम ऑन है और आज बात होगी इस मैच के बारे में जहां पे क्या लफ्ज़ यूज़ किया जाए इंग्लैंड के लिए बड़े डिसइंटरेस्टेड नज़र आया। ऐसा लग रहा था बॉडी लैंग्वेज से कि वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका कैंपेन रहा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कोई ऐसी चीज़ थी नहीं जिस पे वो लुक बैक करके कहें कि हाँ ये सर्टन पॉजिटिव्स हैं। कप्तान ने भी अपनी रेजिग्नेशन का अनाउंस कर दिया, टीम लगातार हार रही है, हालांकि इतनी फायर पावर है, इतने नाम हैं इनकी इस टीम में, लेकिन रिजल्ट इनके फेवर में नहीं आ रहा। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ ऑफ कोर्स मेरी टीम मौजूद है, मोहम्मद हफीज़, सना मीर, शुएब मलिक, अस्सलाम वालेकुम। और रमज़ान के भी अनाउंसमेंट हो गए तो आप सबको रमज़ान भी मुबारक। आपको भी रमज़ान मुबारक, बल्कि आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक। हफीज़ से स्टार्ट कर लेते हैं। हफीज़, मज़ा नहीं आया, बड़े फीके फीके लगे इंग्लैंड की टीम आज टॉस जीतने के बाद 179 का स्कोर, लेकिन असल चीज़ जो मुझे नज़र आई बड़ा जैसे कि इंटरेस्ट नहीं था मैच में। देखिए, इसके अंदर ये दिमाग का खेल है जो दिल से खेला जाता है, और जब आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, जब आप मेंटली वीक हो गए हैं, जब फेलियर ने आपके दिमाग को हिट कर दिया है और आप सोच ही सही नहीं पा रहे, तो परफॉर्मेंस ऐसी आनी है। ये मैंने कल हमने लास्ट पोस्ट मैच में कहा, आज सुबह भी प्री मैच में हमने यही डिस्कशन की और ये हाईलाइट किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइमिंग टू अनाउंसमेंट ऑफ द जॉस बटलर दैट ही इज़ नॉट कंटिन्यूइंग एज ए कैप्टन इज़ नॉट राइट, श्योरली नॉट राइट। जिसने भी ये काम किया, जिस तरीके से भी करवाया गया, आई थिंक इट वाज अ वेरी बैड प्लानिंग, क्योंकि वो डिमोरलाइज कर गया फर्दर टीम को। पहले ही गिरी हुई टीम थी, प्लस इस तरह की अनाउंसमेंट जो बड़ी इमोशनल अनाउंसमेंट होती है, वो आज बटलर को खेलता हुआ देख के दुख हो रहा था कि वो कैसी क्रिकेट खेल रहा है। दिस इज लाइक ही इज़ नॉट व्हाट वी सीन मैनी ईयर्स बैक। तो मुझे ये लगता है कि बहुत ही इश्यूज रहे इस सारे आज के मैच में, और एक राइटिंग ऑन द वॉल वाला सिनेरियो मुझे समझ आया कि इंग्लैंड की टीम नेवर वांटेड टू विन दिस गेम, दे वर जस्ट पासिंग देयर टाइम। और मुझे लगता है बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्होंने इंतकाम लिया अपनी सिलेक्शन का। एक होता है जस्टिफाई करना, एक होता है इंतकाम लेना। दे बेसिकली गिवन अ वेरी हार्ड टाइम टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने इन पर ट्रस्ट किया। उसमें सिलेक्टर से ले लें, उसमें टीम मैनेजमेंट ले लें, कि जो आउट होने का प्रोसेस है वो दैट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल, और वो बड़ा ही तकलीफ दे ये पूरा सिनेरियो होगा। और मुझे लगता है लॉट ऑफ राइट थिंग्स हैज़ टू बी डन इन इंग्लैंड कैंप ऑल्सो, क्योंकि जो भी हमने देखा है ये वो इंग्लैंड की टीम नहीं है जिसको हमने देखा हुआ। 9 पे 1, 20 पे 2, फिर 37 पे 3, अपनी जा उसी पे रहे हैं फॉर्मेट में जो इसको वो बिलीव करते हैं। जाना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है उनके पास। और ये जो आज परफॉर्मेंस रही, ऑफ कोर्स इसके कोई इम्पैक्ट नहीं था उनकी किसी प्रोग्रेशन पे टूर्नामेंट में, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग थी जो अभी हफीज़ ने भी एक्सप्लेन की। फिल सॉल्ट भी फॉर्म में नहीं है, ब्रुक भी फॉर्म में नहीं है, कप्तान भी फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो जा उसी तरह रहे हैं कि फावड़ा और हथौड़े की तरह बल्ले की जगह। देखिए, फॉर्म में ना होना तब समझ आती है जब आपका बॉल मिडिल ना हो रहा हो। खेल रहे हैं ये ठीक, बाउंड्रीज भी लगा रहे हैं, बट ओवर एग्रेशन नज़र आ रहा है, थोड़ी सी एरोगेंस भी नज़र आ रही है कि हम तो इसी तरह से खेलेंगे। ये गेम लाइफ से बहुत करीब है क्रिकेट को, इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है ये आपको लाइफ का सबक देती है, क्योंकि इसमें ना एक तरीके से कभी खेला जाता है आपके अंदर के जहाँ पे आप ट्राई भी नहीं करना चाहते, जो हफीज़ ने भी शुरू में बात की कि मतलब यू आर नॉट देयर, यू आर जस्ट देयर टू पास द टाइम एंड कैच योर फ्लाइट एंड गेट बैक टू योर प्लेस। जो आज इंग्लैंड के वो, और एक लिविंगस्टोन ने बॉल रोका, एज लगा महाराज को, तो वो स्लिप खड़ी थी, स्लिप और जो बैकफुट पॉइंट वाला फील्डर था उसके बीच में से बॉल गया। सो दे टुक 2 रन्स, मतलब उन्होंने पुश नहीं किया दोनों बैटर्स ने, और उसमें एक कैप्टन थे, एक लिविंगस्टोन थे, जिससे आपको ये चीज़ जो है ना, ये छोटी छोटी जो चीज़ें वो आपको ये दिखाती हैं कि मतलब हम वी आर नॉट हियर। तो ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग है। एक अगर एज अ स्पेक्टेटर आप देख रहे हैं ये वाली चीज़, और आप अगर देखें, ठीक है, चीज़ें ना भी आपकी फेवर में जाएं, यू स्टिल हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट। जो आज जो है वो नज़र नहीं आया इंग्लैंड की टीम की तरफ से। ठीक है, कैप्टन ने जो है स्टेप डाउन किया फ्रॉम कैप्टनसी अ डे बिफोर द गेम, ठीक है, ऑल दोज थिंग्स आर देयर, बट यू आर अ प्रोफेशनल एथलीट, तो आपका वो जो है बेस्ट शॉट देना वो आज दिखा नहीं। दिस इज़ वाई फॉर मी इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। लेकिन ये है कि नाउ इट्स ओवर। सो आपने एक बात की कि ऐसा कभी कभार फीलिंग आ जाती है प्लेयर में या टीम में कि बस ये सिलसिला ख़त्म हो और वापस जाएं, लेकिन था तो इंटरनेशनल गेम और आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान की बात की, डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे, क्या होता है वे फॉरवर्ड। इंग्लैंड सिर्फ कप्तान चेंज करने से तो फॉर्चून्स चेंज शायद नहीं होंगे।
ब्रेंडन मैकलम अभी भी उनके साथ उनके कोच हैं और रहे भी, दे गॉट लॉट ऑफ सक्सेस अंडर हिज टेन्योर। लेकिन क्या इमीडिएट ऐसी चीज़ें हैं जो करेक्ट कर सकता है इंग्लैंड फॉर देम टू गेट ऑन विनिंग वेज एटलीस्ट? देखें, सबसे पहले तो ब्रांड ऑफ क्रिकेट को रीविजिट करने की ज़रूरत है। ये ज़रूर सोचा जाए कि हम क्या वाकई में वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो हम खेल रहे हैं वो हमारे लिए ज़्यादा सक्सेस लेके आएगी। क्योंकि अभी तक ये देखा है कि ब्रांड ऑफ क्रिकेट तो कह दिया गया कि बेसबॉल खेल रहे हैं कि जी हम अंधाधुंध हो जाएंगे, हम कफन बांध के आए हुए हैं। लेकिन आपने रिस्पेक्टिंग द गेम जो सना ने बात किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ब्यूटीफुल गेम ऑफ क्रिकेट, कि आपने कभी भी अपने आप को अबव द गेम नहीं समझना। आपने इसकी जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना है। जिस फॉर्मेट में जो रिक्वायरमेंट है अगर आप वो नहीं करेंगे तो ये आपको बाइट बैक करती है। तो मुझे ज़्यादातर पर लगता है कि सबसे पहले दे हैव टू रीविजिट देयर प्लान्स कि वो कहाँ खड़े हुए हैं और किस तरीके से मूव फॉरवर्ड प्लान में वो थोड़ी सी अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, श्योरली दे हैव टू फाइंड अ लीडर, क्योंकि सिर्फ कप्तान नहीं चाहिए होगा इस वक्त। कप्तान वो होता है जो सिर्फ टॉस करता है। सही। हमें पाकिस्तान का भी ये मसला नज़र आ रहा है और यही मसला शायद हमें इंग्लैंड की टीम में भी नज़र आएगा कि अभी तक कोई कप्तानी के जोन से लीडरशिप के जोन में नज़र नहीं आ रहा। तो वो जो लीडर है वो इनकी ज़रूरत है। वो देखते हैं कि वो किसी जूनियर को ये रोल प्ले करने के लिए देते हैं या किसी सीनियर को वापस लेके आते हैं। लेकिन दे नीड अ प्रॉपर लीडर हु कैन कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स, जो अभी तक इनके लिए काम नहीं कर रही। क्योंकि ये दो चीज़ें जब सेटल्ड हो जाएंगी, ब्रांड ऑफ क्रिकेट एंड योर लीडरशिप, फिर चीज़ें आगे जाएंगी। क्योंकि अभी तक ये बहुत से मैंने प्लेयर आपको बताया कि दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग द गेम ऑफ क्रिकेट। येस, यू कैन प्ले द वे यू वांटेड टू, यू कैन नॉट बी एरोगेंट टुवर्ड दिस गेम ऑफ क्रिकेट, क्योंकि आपको हर हाल में ज़मीन पे रहना है, आपको हर हाल में बेसिक्स ऑफ द गेम को फॉलो करना है। जब आप ये करेंगे, जो मलिक ने बात की कि यार आउट होना कोई मसला नहीं, अगर जैसे सना ने भी बात की कि बॉल बल्ले पे ना लग रहा हो तो समझ में आता है कि यार आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन अगर आप इररिस्पॉन्सिबल है, उसकी कोई दुनिया में दवाई नहीं है, कोई ऐसा फार्मासिस्ट नहीं है जिसने कभी कोई ऐसा फार्मूला इकट्ठा किया हो कि यार इररिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई दवाई बन जाए। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दे वर इररिस्पॉन्सिबल। दवाई बनी है देखो। खैर मैं दिखा रहा देखो दवाई बनी है। नहीं दिखा दे ये देखो, ये जरा कैमरा में दिखाएं। ये सना का जो होमवर्क है वो ये है, और सना ने बड़े शानदार तरीके से दवाई बना। ये फार्मूला है, बाय द वे इट्स अ फार्मूला, वी शुड लाइक सम ऑफ द टीम शुड अप्लाई दैट। अच्छा, एक मजेदार चीज बताऊं श्वेत, मैं ऐसी जब हफीज जवाब देते मैं देख रहा था कि इनकी जो रीसेंट परफॉर्मेंसेज रही हैं, अभी इंडिया से भी आए हैं, इनके स्कोर्स, मैं ओडीआई की सिर्फ बात कर रहा हूँ कि इन्होंने एक्सेस ऑफ 300 बनाया है, 247 भी बनाया है, लेकिन किसी टाइम भी पूरे 50 ओवर बैटिंग नहीं की पहले बैटिंग करते हुए। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज कि वो इतना मारने गए हैं और वो हार भी गए हैं वो गेम्स, बिकॉज वो बन गए हैं वो रन्स। देखिए, क्रिकेट ज़रूर जैसे प्लेयर जो है इवॉल्व करता है गेम के साथ, तो इस तरह जो है एज अ टीम भी इवॉल्व करती है। क्रिकेट भी जो है वो भी आप एक स्टेप आगे रहना चाहते हैं, बट ये 3-4 स्टेप्स जो हैं वो वहाँ ये लेना चाह रहे हैं, जो मिडिल के 1 से 2 स्टेप्स हैं ये उनको मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंसेस जो है वो जो आप भी बता रहे हैं वो आ रही हैं। जो मिडिल वाले स्टेप्स हैं उनको मिस मत करें। अगर अच्छी पिच पे खेल रहे हैं आप तो 350 तक तो चला गया काम, उसको 380 तक ले जाएं, उसको 390 तक ले जाएं, लेकिन आप 450-500 पे नहीं जाएं। ये वो ट्राई कर रहे हैं, ये वो नहीं ट्राई करनी चाहिए। बीच वाले जो 1-2 स्टेप्स हैं उनको पहले उस पर अबूर हासिल करें एंड देन दे शुड मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। मुझे ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है ओवर एग्रेसिव, जैसे सना ने भी बात की, बड़ी अच्छी बात है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं करें, इतना आगे नहीं जाएं। जैसे ऑस्ट्रेलिया एक स्टेप जो था वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनसे आगे चलते थे, वो ये 3-4 स्टेप्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं करें। एक स्टेप जो है वो लेने की कोशिश बिल्कुल ठीक करें। कह रहे हैं। आपने क्या प्रिस्क्रिप्शन बनाई है इंग्लैंड के लिए, जरा बताएं। इसमें एक जो स्पाइडर वेब है जो उसमें फंस चुका है इंग्लैंड मेरे ख्याल से, और एक पोपो है जिसने शायद जरा स्पिनच खा के निकालना पड़ेगा। स्पाइडरमैन की वेब भी है। स्पाइडरमैन की वेब भी है। नहीं, बनाया उन्होंने सब कुछ। अब वो शुरू कहाँ से करेंगे कि इस वेब से निकलना कैसे है वो फार्मूला बताए ना आप। और थोड़ा सा फार्मूला अपने लिए भी, अपने घर के लिए भी रख लेना। वो अब कैप्टन अमेरिका की प्लेट बन रही है। ये शुक्र है ये दोनों मेरे क्लास फेलोज नहीं थे, वरना तो मेरे हाथ से पढ़ाई भी ना मैं आप कर सुपर पाती। हीरो ढूंढ रही हैं इंग्लैंड के लिए, बताइए।
नहीं, आई थिंक बेसिक्स तो यही है कि आपको इस गेम को रिस्पेक्ट देना होगा। आई थिंक इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। आप हर सरफेस पे एक तरह का खेल नहीं सकते, आप हर ऑपोजिशन के अगेंस्ट एक तरह का खेल नहीं सकते। जो सरफेस 400 मांगता है उस पर आपने 400 के लिए जाना है, जो सरफेस 300 मांगता है आपने उसको अपने आप को उसमें आइडेंटिफाई करना है। आप एक्चुअली में ये गेम ये सिखाती है कि हम सुपर हीरोज़ नहीं हैं, हम लोग सिर्फ अपना बेस्ट उस टाइम के लिए दे सकते हैं। और वो चीज़ एरोगेंस में आ जाती है जब आप ये समझते हो कि नहीं जी हम तो अपने ही स्टाइल से खेलेंगे। आई थिंक वो चीज़ इनको मरवा रही है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि हम एक मैच के बाद या 2 मैचेस के बाद ये बात बोल रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा ऐसा ये खेल चुके हैं जिसके ऊपर आई थिंक जितने पुराने इंग्लैंड प्लेयर्स हैं अगर आप उनको सुने, जो भी इस वक्त दुनिया में क्रिकेट देख रहा है वो ये बात समझ रहा है कि ये लोग रिस्पेक्ट नहीं दे रहे ऑपोजिशन को और कंडीशंस को। हो सकता है वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं। मैं एक चीज़ सना वाली बात में एक ऐड कर दूं कि जो बेसबॉल है वो एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट का नाम है, लेकिन क्या वो सिर्फ बैटिंग को कंट्रोल करता है? क्योंकि जो क्रिकेट का गेम है उसमें तीनों चीज़ों को खेलना पड़ेगा। आपको अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी। तो बेसबॉल सिर्फ एक चीज़ को तो कवर कर रहा है शायद, कि वो बैटिंग के अंदर आपने अंधाधुंध शुरू है ना, एग्रेसर रहना है। लेकिन बॉलिंग में क्या है, उसमें कौन सा बॉल आप लेके आएंगे, फील्डिंग में कौन सा बॉल लेके आएंगे? ठीक है, इस पे और बात करेंगे। इंग्लैंड इस टूर्नामेंट से बाहर गया, 3 में से 3 मैच हारा, साउथ अफ्रीका प्रोग्रेस कर गया, 4 सेमीफाइनलिस्ट मिल गए, लेकिन अभी ये नहीं पता कि कौन किसके साथ खेलेगा। लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। बात होगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। बात हो रही है आज के इस गेम की, 11th मैच ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका 7 विकेट से मैच जीत गया। क्या शानदार बॉलिंग की उन्होंने आज, तमाम बॉलर्स ने विकेट्स हासिल की। 3 जॉनसन की थी, 3 मल्डर ने की विकेट्स, उसके बाद 2 विकेट्स महाराज की, एंड देन अ विकेट ईच फॉर लुंगी इंगेडी एंड रबाडा। तो पूरी तरह से उन्होंने हावी रखा अपने आप को इंग्लैंड पे। अगर अब इनकी बॉलिंग को देखें और सेमीफाइनल्स की तरफ थोड़ा सा फोकस करें, हमें मालूम है कि पहला सेमीफाइनल इंडिया ऑफ कोर्स दुबई में खेलेगा और ये डिसाइडेड है कि दूसरा सेमीफाइनल लाहौर में न्यूजीलैंड खेलेगा। लेकिन कौन किसके साथ खेलेगा ये कल के मैच के बाद फैसला होगा। अगर यानसन की बात करें तो टॉप 3 जो विकेट्स उन्होंने हासिल की हैं उसी की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच मिला उनको। उन्होंने सॉल्ट, डकेट और स्मिथ को टिकने नहीं दिया। आई थिंक जो आज पिच भी थी और जिस तरह का बाउंस मिल रहा था जो नजर आया, आई थिंक उन्होंने बहुत जल्दी एडॉप्ट कर लिया और समझ लिया कि यहाँ पे क्या चलने वाला है। और हैं भी काफ़ी टॉल फास्ट बॉलों का रिलीज पॉइंट भी बहुत ऊपर से। नहीं, हमने प्री शो में भी यही बात की थी कि उनकी हाइट और उनकी जो बॉल की राइट एरिया में हिट करना है, वो एबिलिटी उनको दूसरों से इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं। और उनके आगे जो मैचेस हैं उसके लिए इस तरह की परफॉर्मेंस दे के आगे जाना विल बी वेरी वेरी हैंडी फॉर देम। आई थिंक इन्होंने बड़े शानदार तरीके से, क्योंकि हालांकि टॉस हारा था साउथ अफ्रीका, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से जो है प्लानिंग लग रही थी उनकी किस तरह से उन्होंने बॉलिंग करनी है। स्पेशली अगर हम बात करें, सना से बात करते हैं कि जब पता है सबको कि अटैकिंग मोड में ही रहेंगे इंग्लैंड, तो फिर उनको वो लाइन ऑफ डिलीवरीज की जाएँ जहाँ पे उनके लिए लाइक वी सॉ जो बॉल केप्ट गेटिंग बिगर ऑन द बैटर्स, वो पुल करने जा रहे थे लेकिन इट वाजंट कनेक्टिंग। देखिए दोनों चीज़ें बहुत ही इनकी अच्छी हैं। एक तो प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी नजर आई, चाहे मैं ट्राई सीरीज़ में पहुंचूं, जिस वक्त हम कमेंट्री कर रहे थे, एक एक प्लेयर के ऊपर इनका प्लान था। फ़खर जमान को इन्होंने जिस तरीके से आउट किया, वहाँ पर आप भी वहीं मौजूद थे। और उसके बाद जब आप टूर्नामेंट में आते हैं तो हर प्लेयर के लिए एक इंडिविजुअल प्लान है। तो प्लान तो अपनी जगह है, जो थिंक टैंक अपना काम पूरा कर रहा है, उसके बाद प्लेयर जो है उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यही बेसिकली टीम वर्क होता है कि जो थिंक टैंक है वो बाहर बैठ के आराम से सोच के बताएगा कि आपने इस प्लेयर को कहाँ खिलाना है, और प्लेयर के अंदर खुद ये कंट्रोल होना चाहिए कि वो उसको एग्जीक्यूट कर सके। अच्छी बात है हमारे पाकिस्तान की, अगर मैं फिर बात करूंगी, इनके साथ एज ए बॉलिंग कंसल्टेंट यासिर रफ़ात हैं, अफगानिस्तान के साथ यूनुस खान है। तो हमारे पाकिस्तान प्लेयर्स डिफरेंट जगहों पर कंट्रीब्यूट ज़रूर कर रहे हैं। और ऑब्वियसली ये लोग समझते हैं कि मैंने बहुत दफ़ा बाहर की टीमों को देखा है कि वो कंसल्टेंट्स हायर करते हैं जिस वक्त वो उस मुल्क को विजिट करने जा रहे होते हैं। तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो हमने भी की थी। आई थिंक वर्ल्ड कप में हेडन को जब ऑस्ट्रेलिया में शायद किया था, उनको यूएई में बुलाया गया, ऑस्ट्रेलिया में भी किया था, ऑस्ट्रेलिया में भी। तो आई थिंक ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हेल्प ज़रूर करती हैं, पर प्लेयर के अपने अंदर वो कंट्रोल और वो एक्यूरेसी होनी चाहिए कि वो अगर उनको प्लान दिया जाए उसको वो एग्जीक्यूट भी कर सकें। और फिर किसी भी टीम की फील्डिंग ऐसी हो, जिस तरह के कैचेस आज इन्होंने पकड़े हैं, आई थिंक वो किसी भी बॉलिंग टीम को लिफ्ट करने के लिए काफ़ी है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग फील्डिंग नजर आई। और इंग्लैंड जो भी हम कहते हैं, जैसी भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं इस वक्त, उनको 180 पे वनडे क्रिकेट में रिस्ट्रिक्ट करना, इट नीड्स अ स्पेशल परफॉर्मेंस।
मुश्ताक अहमद बांग्लादेश के साथ थे, वो भी एक नाम है, बहुत सारे लोगों ने यूटिलाइज किया लोकल नॉलेज के लिए। मुल्डर, उन्होंने जब पहली बार मैंने इनको देखा तो आई थिंक यही ट्राई नेशन में ही देखा था, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस एंड नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। पाकिस्तान के अगेंस्ट ये खेले थे, मार्को यानसन ने 3 for 39 किया, इन्होंने 3 for 25 किया मुल्डर। एंड व्हेन यू हैव बॉलर्स लाइक रबाडा एंड यानसन इन योर बॉलिंग, आप कभी कभार फील करते हैं ओवर शैडो हो जाएंगे, लेकिन ये अपने बेसिक्स पे करके जो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग कर रहे हैं, आई थिंक ही इज टेकिंग केयर ऑफ दैट पार्ट। मैं उनका जवाब देता हूँ। पहले मैं मास्टर साहब को ये बोलूँ कि हम 3 स्टूडेंट्स हैं, आप वहाँ से शुरू करते हैं। हाँ जी आदर जनाब, फिर इधर मेरी बारी है। ओके ओके देखिए ये जब चेंज पे कोई बॉलर आता है और वो खेल रहे हैं एज एन ऑलराउंडर, तो उसमें उनकी सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि वो 6 to 8 मीटर वाली लेंथ को स्टंप्स के अंदर करते थे, फाइन लेग और स्क्वायर लेग पीछे थी, तो वो उनके पैड पे बॉल करते थे बैटर्स के, कि ताकि मेरे पास वहाँ प्रोटेक्शन है। तो ये गेम अवेयरनेस जो है, और अगर कोई यंगस्टर ऐसे टीम में आया उसका ये लेवल हो गेम अवेयरनेस का, फॉर्मेट को देखते हुए, ये बड़ी अच्छी चीज़ है उनमें। नो डाउट आज उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन पैनिक नहीं करते। वो उन्होंने रूम भी बनाया, हैरी ब्रुक ने 2-3 दफ़ा वो डाउन द विकेट भी आए, बट वो अपनी जगह से नहीं हिले। तो आई गेस मेरे ख्याल में इनके आने की वजह से साउथ अफ्रीकन का जो कॉम्बिनेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और अब जब आपके सारे बॉलर्स ही विकेट कॉलम्स में हो तो आई थिंक आप पूरी तरह तैयार हैं एज अ बॉलिंग यूनिट। मैं ये भी पूछूंगा आप लोगों से, इस बॉलिंग यूनिट का ज़्यादा चांस किस टीम के खिलाफ है, न्यूजीलैंड या इंडिया? बट महाराज, मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ। महाराज ने 2 विकेट्स लिए 35 दे के, ये नहीं खेले थे ट्राई नेशन आई थिंक, लेकिन खेले थे एक आध मैच जो कराची वाला हमारे मैच था अगेंस्ट वो खेले थे वो, ओके, हमारे जिसमें चेज किया था हम लोगों ने। खेले आई थिंक ये एक ऐसी रिलायबल 10 ओवर्स हैं कप्तान के लिए कि उनको पता है कि ही नोज व्हाट ही हैज़ टू डू। वही वाली बात जो उस दिन हफीज़ ने कही थी कि सईद अजमल के बारे में जब कही थी कि उनको बताना नहीं पड़ता था कि व्हाट द कैप्टन वांट्स और द टीम नीड्स। देखिए उनके पास 2 बॉल्स हैं, एक वो जो उनका कन्वेंशनल स्पिन करते हैं, एक वो वाइड ऑफ द क्रीज जाके थोड़ा बॉल को पुश करते हैं जो बॉल अंदर आता है राइट हैंडर। ये 2 उनकी डिलीवरी है। थर्ड उनकी वेरिएशन है, वो जो आपको एयर में डिसीव करते हैं, और ये क्वालिटी जो है मेरे ख्याल में एक इनके पास है और एक जो है सेंटनर ट्राई करें इस बॉल के लिए। तो ये जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी लंबी क्रिकेट से, वो हमेशा हफीज़ भी यही बात करते हैं कि आप जब 4 डे क्रिकेट में आपको पूरा कंट्रोल आ जाता है, फिर आपको इस तरह के बॉलर्स जो हैं वो आपको चलते हैं। और 10 ओवर्स में आपको स्पिनर्स ऐसे चाहिए। आपको T20 क्रिकेट में जो है, जैसे हम वो बात करते हैं क्या उसे कहते हैं जो अभी बात कर रहे थे, जैसे इब्रार है हमारा मिस्ट्री स्पिनर। मिस्ट्री स्पिनर जो है वो 4 ओवर्स की क्रिकेट में हैंडी है, लेकिन 10 ओवर्स की क्रिकेट में आपको फिंगर स्पिनर, रिस्ट स्पिनर्स जो हैं वो आपको विकेट्स भी दिलाते हैं। बट स्मार्टनेस होनी चाहिए और उनके पीछे जो है 4 डे क्रिकेट का अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे तो आपको इसलिए तो नहीं खेल रही पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा प्लेयर नहीं खेलते ना, इसलिए 4 डे। हाँ, इसलिए नहीं खेलते। इसलिए नहीं इसलिए नहीं खेलते। मैं कह रहा था कि वैसे तो आपको सबको ही हराना पड़ेगा अगर आपने ट्रॉफी उठानी है, लेकिन अगर चॉइस दी जाए, ये बॉलिंग अटैक जो है इसमें यानसन है, रबाडा है, इंगीडी हैं, महाराज हैं, मुल्डर हैं, किसको ज़्यादा परेशान कर सकता है, न्यूजीलैंड को या इंडिया को? देखिए इंडिया तो इस पूरे टूर्नामेंट में एक ऐसे जोन में बैठा हुआ है जिनके लिए सब कुछ बना है, जिनके लिए बहुत सी फैसिलिटीज़ आसान है। तो उनको हराने के लिए ऑब्वियसली आपको दुबई में जाके वहाँ पे उनका वो जो किंगडम है उसको आपने जीतना है, और वहाँ पे जाके जीतने के लिए 2 टीमें मुझे समझ में आ रही हैं, एक साउथ अफ्रीका और एक न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के बाद बहुत बड़ा मिसिंग पार्ट है क्योंकि उनकी बॉलिंग के अंदर वो बाइट नहीं है। अगर इन दो टीम्स की बात करें तो इन दोनों के पास वो मौजूद है। न्यूजीलैंड तो श्योरली वहाँ पे नहीं खेलेगा। अब देखना ही है कि इंडिया को हराने के लिए अगर साउथ अफ्रीका वहाँ जाती है, जो कि मुझे अभी एक रिपोर्ट मिली है जो मैंने पढ़ा, शायद वो ऐसे ही है कि दोनों टीमें ट्रैवल कर रही हैं बिकॉज ऑफ द वेरी अनसर्टन सिचुएशन एट द मोमेंट। तो दोनों टीम्स ट्रैवल कर रही हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। जस्ट टू इससे आप सोच लें कि कितने स्ट्रांग होंगे इंडिया का सारा ये पूरा जो निज़ाम बना हुआ है। तो इसमें 2 टीम्स यहाँ से ट्रैवल कर रही हैं और दोनों इसलिए जा रही हैं कि दोनों में से जिसकी भी लॉटरी निकलती है वहाँ रहने की वो रहेंगे, वो दूसरे को वापस आना पड़ेगा। तो मुझे ज़्यादातर पर लगता है कि साउथ अफ्रीका कैन चैलेंज देम इन सेमी इन फाइनल बेटर देन मैनी अदर। और अगर न्यूजीलैंड वापस आता है और आके यहाँ से जीत के जाता है और इंडिया वहाँ से जीता है तो न्यूजीलैंड कैन ऑल्सो चैलेंज। ज़्यादा आई थिंक अगर इनकी लाहौर में बारी आती है अगेंस्ट न्यूजीलैंड
तो दे यू फील दैट दे हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी कंपेयर टू इनकी फास्ट बॉलिंग दुबई की कंडीशंस में? नहीं, दुबई में भी आई थिंक इनकी फास्ट बॉलिंग काफ़ी मुश्किल डाले, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा सा रुकता भी है बॉल, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा बल्ले पे आता है। ये काफ़ी कंप्लीट टीम है और इनको फ़ायदा सिर्फ दुबई में ये होगा कि ये शम्सी को भी मिक्स में लेके आ सकते हैं अगर ये लाना चाहे। अब इंजरीज़ का जो फैक्टर है वो देखना होगा कि वो इनका तब तक कवर होता है कि नहीं होता, बट आई थिंक दोनों टीम्स मुझे तो तगड़ी नज़र आती हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इतने आराम से हार मानने वालों में से नहीं है और वो डेंट भी उनको ज़रूर पड़ा होगा पहले भी, जो सेमीफाइनल से आउट हुए हैं पिछले वर्ल्ड कप में। तो आई थिंक अब देखना होगा इंडिया और न्यूजीलैंड में, इंडिया और न्यूजीलैंड से अब कौन जीतता है, बट आई थिंक जो टॉप 4 आपकी बेस्ट टीम्स थी इस टूर्नामेंट की वो सेमीफाइनल में पहुंची। एक सिर्फ ये हो सकता है कि जो साउथ अफ्रीका की इतनी बड़ी बैटिंग है, अगर लाहौर में इनका सेमीफाइनल पड़ता है तो बड़ा हाई स्कोरिंग ग्राउंड है और वो इनको सूट कर सकता है कंपेयर टू न्यूजीलैंड। अभी साउथ अफ्रीका इज़ द ओनली टीम मेरे ख्याल में जो लाहौर के वेन्यू पे नहीं खेली। न्यूजीलैंड भी खेल गया, ऑस्ट्रेलिया भी खेल गया, इंडिया ने तो सारे मैचेस अपने दुबई में ही खेलने हैं, तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज मैं कह सकता हूँ हो सकता है उनके लिए। ट्राई नेशन में तो खेला है आई थिंक एक मैच, मेरे ख्याल ट्राई में नेशन वो में भी दो ट्राई मैच नेशन में खेला है। एक मैच खेला है। एक खेला हाँ, है, लेकिन ICC न्यूजीलैंड की ट्रॉफी में, अगेंस्ट। हाँ। अगर वैसे देखें तो फिर तो ना दुबई में खेला ना लाहौर में। तो देखें, अगर उनका कॉम्बिनेशन देखें तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी बैलेंस जो टीम है वो नहीं है। हाँ, एक चीज़ थोड़ी सी वो जो है वो ये है कि जो शम्सी जो उनका सेकंड स्पिनर है वो थोड़े आउट ऑफ फॉर्म है, जो उनको जो है जब वो दुबई में खेलेंगे तो वो थोड़ा सा एक ऐसा एलिमेंट है, लेकिन अदरवाइज अगर आप उनके सारा कॉम्बिनेशन देखें तो दे आर वेरी वेल बैलेंस्ड। वेरी वेल बैलेंस है ये। कहते हैं ना कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। कोई ऐसा एरिया है साउथ अफ्रीका का विच यू फील कि ये अभी करना बाकी है? क्रंच सिचुएशन में ना मैच जाए नॉकआउट वाला जो है ना 2-3 One-sided। दफा, हाँ वो पुल ऑफ करना जरा टफ हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आई थिंक जो हमने ट्राई सीरीज में इनकी परफॉर्मेंसेस देखी थी वहाँ पर इनकी पूरी टीम नहीं थी। अब जब से टीम पूरी हुई है तो अगर आप देखें दोनों मैचेस में आज तो बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस नजर आई, फील्डिंग में भी, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी। अफगानिस्तान में 315 रन किया, वहाँ थोड़ा सा शायद अपने आप को पुश कर सकते थे बैटिंग में, बट ओवरऑल आज की परफॉर्मेंस के बाद तो ऐसे नजर आता है कि बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी आज। हाँ, रिकल्टन फॉर्म में है। स्टब्स तो आज आए थे, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट थी क्योंकि कप्तान जो है वो तबीयत ठीक नहीं थी। वैन डुसन ने भी आज रन कर दिया 72 नॉट आउट। क्लासन तो हैं ही, मिलर भी अभी खामोश बैठे, उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आ सकते हैं। माकरम भी है। देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देन विल टॉक मोर अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ द सेमीफाइनलिस्ट एंड हाउ दे गोइंग टू मीट ईच अदर एज ओपोनेंट्स। तो देखते रहिए, गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। बात हो रही है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के मैच की, जो जीता साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट से और क्वालिफाई किया सेमीफाइनल्स के लिए। मेरे तीनों गेस्ट जो यहाँ मौजूद हैं, हफीज़, सना और शुएब, उनसे बात कर रहा हूँ मैं साउथ अफ्रीका की बैटिंग के बारे में। कितनी मज़ेदार फीलिंग होगी कप्तान के लिए, उसके पास इतने ऑप्शंस हों, नया कप्तान आए तो वो भी बैठा हुआ है अपने आराम से ड्रेसिंग रूम में। रासी वैन डुसन और क्लासन ने इस मैच को पूरी तरह से चेज़ बनाया और ख़त्म किया। 3 नंबर पे भेजा आज वैन डुसन को, क्लासन 4 पे आए क्योंकि अभी तक उन्होंने मैच नहीं खेला था ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में बिकॉज ऑफ हिज एल्बो इंजरी, लेकिन आके उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। अब और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फ्लेक्सिबिलिटी है बैटिंग ऑर्डर में, रिक्वायरमेंट इतनी नहीं थी, लेकिन इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम टू हैव फॉर अ कैप्टन के जी। 72 वैन डुसन, 64 क्लासन, ऊपर से भी सब मार रहे हैं। यू कैन एब्सोल्युटली प्ले अराउंड विद योर 15। ये मुझे लगता है कि एक कंप्लीट टीम नज़र आ रही है। अगर क्रिस्टन स्टब्स अगर ना भी खेलें तो अगले मैच में श्योरली कप्तान अगर रिकवर करते हैं मेडिकली तो वो आएंगे। तो एक बेहतरीन टीम बन रही है बवूमा के लिए, जिसमें वैन डुसन अगर 3 पे खेलते हैं मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि वो 3 पे खेल के ज़्यादा बड़ी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ना कि 4-5। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर इनके कॉम्पोजिशन में जाएँ तो बेहतरीन कॉम्पोजिशन है और ये कंडीशन से दूर हो चुके हैं। इनका जो स्टाइल ऑफ प्ले हमें नज़र आ रहा है, इनके लिए कंडीशंस मैटर नहीं कर रही। हाँ, वो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है सिर्फ उसी के ऊपर जाके इनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क किया जा सकता है। अदर दैन दैट बाय कंपोजिशन आई थिंक दे हैव द बेस्ट टीम अलॉन्ग विद न्यूजीलैंड, अदर देन इंडिया, क्योंकि इंडिया को तो एक एडवांटेज है ना, वो अगर आप किसी भी टीम को दे दें कि यू विल सेटल डाउन एट वन वेन्यू, आपको उसके मुताबिक उन्होंने 5 स्पिनर रख लिए, उनकी ना ट्रैवलिंग है, ना फटीग है, ना कोई उन्होंने किसी ओवर डिफरेंट कंडीशन में सेटल होना है। तो उनको छोड़ के अगर आप कंप्लीट टीम की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड
ये कंडीशन की मोहताज नहीं। नहीं है, बिल्कुल सही है। वैन डूसन बड़े पूरी बारी लेते हैं सर ना, बड़ी शानदार बैटिंग करते हैं और नंबर 3 बड़ा अहम नंबर होता है एंड आई थिंक ही टोटली लिव्स इन दैट जोन, उनको पता है उनका रोल क्या है। बिल्कुल, और पिछले मैच में 50 किया, इस मैच में 72, आई थिंक बड़ी मैं बड़ा अजीब और गरीब किस्म का कंपैरिजन करूंगा, शायद आप जवाब ना दें इसका, लेकिन अगर वैन डूसन मैं एक्सपेक्ट यही करूँगा। आप यही नहीं expect बनता करें। है शो के अंदर इस तरह की बातें भी और बनती इतना हैं। झटका लगा, आपकी टीम हारी भी है एक दफा फिर, तो कौन कोई सी? बात ये तो नहीं। सारी टीमें हार रही हैं, तो जहाँ यही जिसको तो मैं चूक कह रही हूँ, करो एक हार बार है। फिर आपकी टीम हार गई है। लेकिन सोच समझ के मेरी कॉफी बहुत अच्छी है। अच्छी है। ठीक है, हाँ, और मुझे नहीं, बहुत मजा आ रहा है नहीं, कॉफी इतना बुरा भी नहीं है सवाल। अच्छा ठीक। मैं आपसे पर्सनल एक उस पे पूछ रहा हूँ एज अ क्रिकेटर कि व्हाट अट्रैक्ट्स यू मोर, वैन डूसन्स बैटिंग और क्लासन? हालांकि दोनों बिल्कुल अलग हैं, बट इफ यू से इफ आई वांट टू बी दिस गाय इन साउथ अफ्रीकन टीम, आई विल बी दिस वन, वैन डूसन या क्लासन? देखिए, अगर 3 नंबर तो फिर राशि, और अगर 5 नंबर है तो क्लासन। ये तो सना वाला जवाब दे दिया नहीं आपने। नहीं, इससे ज्यादा अच्छा जवाब क्या देगा उसने? इसका मतलब है कॉफी अच्छी है हाँ। जो इसने इतना और अच्छा जवाब दिया एक तो ना। मैंने आपको उल्टा नहीं दिया, कॉफी नहीं होती तो उल्टा जवाब आता। हाँ। इसका देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आप 2 डिफरेंट फ्लेवर्स को एक जैसा फील ना करें। नहीं, 2 मैं- और डिफरेंट तरह रमजान के आगे ने ना नहीं। दूध चुरू अफ़ज़ा को आ रहे हैं। नहीं, सरप्राइज को आने दो। और रमजान आगे ने ना दूध मैं चुरू अफ़ज़ा को आ इन दोनों को रहे हैं। कंपैरिजन नहीं कर रहा, ये टोमेटोज एंड ऑरेंजेस। मैं कहता कि इनको एज अ क्रिकेटर कौन ज्यादा पसंद करते हैं, जिसको एज अट्रैक्ट करते हैं उसकी बैटिंग? इट कुड बी आई लाइक समवन हु गोज आफ्टर द बॉलिंग, आई लाइक समबडी हु फॉर्म्स एन इनिंग्स। उस हिसाब से पूछ रहा हूँ, बिकॉज यू हैव प्लेड बोथ स्टाइल्स, तो आई एम जस्ट आस्किंग अ पर्सन कि उसको ज्यादा इंप्रेसिव कौन लगता है? देखिए, मुझे वो बैटर ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है कि जिसको 3 टाइप का खेलना आता हो और जो साथ में मैच फिनिश करे। तो फिर क्लासन या वैन डूसन? राशि, क्लासन में मैच राशि, नहीं फिर- राशि, वैन राशि, डूसन, राशि। yes। अच्छा, क्लासन की इनिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है? मैच तो खैर वैल्यू नहीं रखता था, क्वालिफिकेशन जीतना था, लेकिन उनके कमबैक जो है, आई थिंक दैट इज अगेन फर्दर बूस्ट टू देयर साइड, क्योंकि उन्होंने पहला मैच खेला है ये चैंपियंस ट्रॉफी। मुझे लग ही नहीं रहा था कि कमबैक है, हाँ। कि इंजरी से आ रहे हैं। जैसा वो आज खेल रहे थे, सारे बैटर्स को ऐसा लग रहा है, लेकिन इनके साथ वो चीज़ जुड़ी हुई है, जब क्रंच सिचुएशन में मैच जाएगा, इनको मैच जो है वो फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पीछे मिलर हैं, उसके बाद यंगसन हैं। तो जब देखें ना, इनके यूजुअली बात नहीं होती लॉन्गर फॉर्मेट में, अब हो गया स्ट्राइक रेट्स को बड़ा वैल्यू दी जाती है, एंड आई थिंक दिस इज वे अबव 137 को ज़्यादा ही है। बिल्कुल, लेकिन देखें, इट्स अ टीम गेम। तो अगर वो ऐसी इनिंग्स खेलते हैं तो उनको बाकी भी अलाउ करते हैं कि आप ऐसी इनिंग्स खेलें। हाँ, मलिक- क्रेडिट उनको ज़रूर जाता है कि वो अपनी गेम से हट के नहीं खेलते। मलिक ये वो कहते उनको- हैं ना कि जिंदगी में सच्चा प्यार कई लोगों को नहीं मिलता। ये वो वाली सिचुएशन मुझे नजर आ रही है जो आप चाह रहे हैं ना, कि वो एंकर भी करे, वो अग्रेसिव भी एंकर हो, मैं वो नहीं कह रहा, finishing भी हो। नहीं, मैं एंकर नहीं कह रहा, मैं एंकर नो नहीं कह एंकर, रहा। नो म्यूजिशियन। नो म्यूजिशियन, नो एंकरिंग, वो नहीं मैं कह रहा। लेकिन मैं चाहता हूँ, जैसे इंडिया के अगेंस्ट जब वो फाइनल में खेल रहे थे, रन अ बॉल रह गया था। आई शुड हैव बीन दैट। ओ देखें, The जब way आप he was playing, he should have been मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू एक चीज पे है, जब आप फाइनल हो, इधर आयरन मैन बन रहे हैं आप। जब फाइनल है, अब आप रन अ बॉल है, ठीक है, आप ही वहां लेके आए रन अ बॉल Yeah, पे, yeah. थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो पर उस टाइम आज पे। ज्यादती भी इन्होंने बड़ी की है ना। हाँ, रमजान से ये- पहले आखिरी डिनर था हमारा, टेबल पे छोड़ के आए हैं हम, इतना तेज बिल्कुल, खेले हम हैं। लोग जो है ना, वो जो हम लोगों ने शो से पहले चीजें करनी थी, जैसे कॉफी हाँ है, जी। अभी जो सना वो Drawing है। नैंडोज का वो पीस खा के आई हैं, ये सारी चीजें जो है ना शो से पहले थी, सारा वो कुछ शो पहले के हो बीच में करनी पड़ेगी। लेकिन हैविंग हिम इन योर साइड, अब पीछे उनको बचिया नहीं है साउथ अफ्रीका हाँ में, जी। ये जाना हो। सर, आपके पास सबकी प्रॉब्लम्स का हल है। साउथ अफ्रीका का बताया कि वो कैसे क्रंच सिचुएशन में जो रन आउट ऑफ फ्यूल हो जाते हैं वो ना हो इनके साथ इस बार। पिछली इनका बार भी आई हल थिंक है। 2023 था वर्ल्ड कप, जहाँ बिल्कुल ही लग रहा था कि ये रन थ्रू एनी ऑपोजिशन, लेकिन वही हुआ कि वो मैच में नहीं फिनिशिंग लाइन पे जा सकते। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद एडन मार्करम अंडर 19 कैप्टन थे जब साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप जीता था। और आई थिंक बस इस तरह के कैरेक्टर्स आपको टीम में चाहिए, जिन्होंने वो मज़ा चखा हो, वो लाइन क्रॉस की हो, और वो उनका जो सेल्फ बिलीफ होता है कभी कभी वो दूसरों में ट्रिकल इफेक्ट देता है। और आई थिंक ये बहुत क्लोज आ चुके हैं। जो पिछला वर्ल्ड कप जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंडिया के साथ जो फाइनल ये लोग खेले थे, वो उससे ज़्यादा क्लोज साउथ अफ्रीका को मैंने आते नहीं देखा ट्रॉफी के। तो आई डू होप जिस तरह की इनकी टीम है कि उसको ये क्रॉस कर सकें, और इस तरह के जो लोग होते हैं जिन्होंने चाहे वो अंडर 19 लेवल पर ही अचीव किया हो, बट वो हम मसल मेमोरी की बात करते हैं,
हम सेल्फ बिलीफ की बात करते हैं कि एक दफ़ा आपने वो मेंटल ब्लॉक तोड़ा हो कि यार वी कैन लिफ्ट अ ट्रॉफी एट अ ग्लोबल स्टेज, तो वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके आसपास के लोगों को। तो आई थिंक वो एक ज़रूर इनके पास इस वक्त एक एलिमेंट ऐसा है जिसके ऊपर ये लोग आई थिंक एक्सप्लॉयट कर सकते हैं विद इन द टीम, कि उन चीज़ों को सोचें और उनको विजुलाइज करें कि दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। ये ऐसे T20 खेलते हुए आ रहे हैं ट्राई नेशन में, ऐसा लगा नहीं कि फॉर्मेट चेंज हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हफीज़, अगर इनको दुबई में देखते हैं इस बैटिंग लाइनअप को, कैसा लगता है? जी, ये एक कंप्लीट टीम, मैंने आपको बताया कि ये कंडीशंस की मोहताज नहीं है। इनके पास जो बैट्समैन हैं वो एक अच्छी टेक्निक भी होल्ड करते हैं और उनको बारी लेना भी आती है, एक्सेलरेशन करना भी आती है, और एंड के अंदर जो एक इनका तड़का है जो पावर हिटिंग वाला, जिसमें क्लासन है, डेविड मिलर हैं, ये वो लोग हैं वो किसी को भी जो है वो लिटा सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि ओवरऑल अगर देखूं तो साउथ अफ्रीका की टीम अगर वहाँ पे जाके इंडिया के साथ खेलेगी वो एक इवन मैच हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी टीम है जो उनको चैलेंज कर सकते हैं उन कंडीशंस में। मुख्ताज ये एक चीज़ के हैं, क्या? लक के। अच्छा, एक और चीज़ है इस टूर्नामेंट में या ट्राई नेशन में भी, मिलर, यानसन, इनकी तो बारियां ही नहीं आई हैं। That part has not been touched। कहीं ऐसे क्रंच मैच में उस वक्त बारी आ गई, that will be their first time with the bat। इसीलिए अगर आप देखें माकरम खुद बैटिंग करने नहीं आए, क्योंकि उन्होंने लास्ट वाली अच्छी इनिंग्स खेली हुई है, तो उन्होंने क्लासन को पहले भेजा क्योंकि वो फर्स्ट मैच चैंपियंस ट्रॉफी जो, हाँ, लेकिन उन्होंने फिर मिलर को भी भेजा उसके बाद कि यार थोड़ा सा जो है ना आप जाके एटलीस्ट थोड़े से बॉल्स जो हैं आप खेल लो मिडल में जाके। तो देखिए उनके पास हफीज़ ने जैसे कहा है सारी चीज़ें जो हैं वो कवर्ड हैं, ऑल बेसिस कवर्ड। सिर्फ क्रंच सिचुएशन में ना हमेशा वहीं जाके बात जो है वो हो जाती है। फिर सना ने उस चीज़ का कवर किया, उन्होंने बड़े अच्छे से बोला कि माकरम जो है उन्होंने लिफ्ट की अंडर 19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी, तो उनको ज़रूर जो है ड्रेसिंग रूम में कुछ ऐसी मतलब स्पीच देनी चाहिए कि जिससे जो है वो मोटिवेट हों, स्पेशली जब क्रंच सिचुएशन में मैच जाता है वहाँ पे। या देखिए मैंने एक चीज़ देखी है कि जैसी क्रंच सिचुएशन में मैच जाता है तो सबके ड्रेसिंग रूम्स में जो है ना खामोशी हो जाती है, क्योंकि प्रेशर अंदर वालों पे भी आता है, बाहर वालों पे भी आता है। तो वो एक ऐसा टाइम होता है कि जहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि किसी ना किसी को उठ के ना वहाँ पे थोड़ा सा हंसी मजाक करना चाहिए, ताकि वो प्रेशर जो है वो रिलीज़ हो और आपका बेस्ट दे सको जब आपकी टर्न आए मिडल में। वैसे बस एक बात जरूर कहूंगी कि माकरम की कप्तानी बड़ी पसंद आई है मुझे, जिस तरह से उसने आई नो, पर आज जो कप्तानी की है उन्होंने, मैं ये कह रही हूँ जो बॉलिंग चेंजेस की, जो अटैकिंग माइंड से, जो बैस बॉल की बात हफीज़ भाई कर रहे हैं ना कि वो बॉलिंग में कैसे आएगा, आई थिंक वो इन्होंने दिखाया है कि बार बार विकेट टेकिंग ऑप्शंस को ला रहे थे। जो चेंजेस भी किए हैं वो इतनी आउटस्टैंडिंग थी। अगर आप और से इस मैच को हम देखें तो मुझे बहुत मज़ा आया इनकी कप्तानी देख के माकरम की। पहले मैच में अगर पहले ओवर में अगर कोई आउट कर दे तो फिर वो थोड़ा सा ज़रा आसान हो जाता है। और वो कहते हाँ, एक चीज़ की उनकी ज़रूर दाद देनी चाहिए कि वो 50 ओवर्स पे नहीं गए। जब आउट हो गए थे तो फिर उन्होंने कहा किल ही कर दो, 50 ओवर्स पूरे नहीं करा। इंग्लैंड ने भी तो साथ दिया ना उनका इस चीज़ में, उन्होंने तो वैसे ही 50 ओवर ना खेलने का फैसला किया हुआ था। जिस तरह खेल रहे थे, टीम थी आपकी, अब हारेगी तो आप ऐसी बात करेंगे? नहीं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो खेलती है ऐसे मैं तो कह रहा हूँ। नहीं, वैसे वो टीम थी कौन सी आपकी आज? इंग्लैंड दोनों की। और मैंने बोला था उनको, मैंने बोला था, वरना वो साउथ अफ्रीका की तरह। जॉस बटलर के साथ थे हम, जो नीचे बंदा उसके साथ खड़े होना। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे। आप तीनों से बोलता हूँ कि इंग्लैंड का अगला कप्तान आपकी नज़र में कौन हो सकता है? इवन पाकिस्तान अगर कुछ चेंजेस लेके आता है तो पाकिस्तान की कुछ बातचीत चली थी कि कुछ कप्तान चेंज करें, शायद रेस्ट कराएं कुछ की प्लेयर्स को, तो कौन हो सकता है, कोच कौन हो सकता है, ये बात भी हम कर सकते हैं। विल टॉक ऑल अबाउट दैट इन आवर फाइनल सेगमेंट राइट हियर ऑन गेम ऑन है। आइए, हमारे तीनों एक्सपर्ट्स बैठे हैं। लेडी फर्स्ट, आपसे पूछते हैं इंग्लैंड का कप्तान कौन हो सकता है, क्योंकि जॉस बटलर ने रेजिग्नेशन दे दी है, और ये जहन में रखिएगा कि ये शॉर्ट टर्म नहीं ढूंढेंगे। देखिए, अगर इसी लाइनअप से अगर आप देखें तो जो नाम मेरे जहन में अभी आ रहा है, मुझे नहीं पता अब उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या हैं, उन्होंने डोमेस्टिक में किया है कि नहीं, भाई यंग अगर आप देखें और जो फॉर्मेट्स भी डिफरेंट खेलता है, हैरी ब्रूक एक ऐसा प्लेयर नज़र आता है कि शायद उनकी तरफ जाया जा सके। बट बात सारी है कि लीडरशिप आपको देखनी होगी, डोमेस्टिक में उन्होंने कप्तानी की है कि नहीं की है, और कभी कभी ये लोग सिस्टम के बाहर से भी कप्तान ले आते हैं। हमने फिर आपने किस बेस पे इनको चुना है? मैं तो अभी आपको ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए जो कप्तान हो, मेरे नज़दीक हैरी ब्रूक एक ऐसा प्लेयर है जो नज़र आता है अगले 4-5 साल 6 साल इंग्लैंड को सर्व आराम से कर सकते हैं इस टीम के अंदर से। लॉन्जिटिविटी के बेसिस पे आप कह रही हैं कि वो ज़्यादा खेलेंगे 11 में, ऐसा लगता है?
अभी तो इस टीम में से तो वही ठीक नजर है आ रहा है। हफीज़। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं सना कि आपको लीडरशिप क्वालिटी का देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या वो ये रोल निभाने के काबिल हैं। इससे पहले देखें, एक इंडिविजुअल बड़े आराम से अपनी क्रिकेट खेल सकता है, लेकिन जो कप्तान होता है उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी होती हैं। उसने बाकियों के लिए भी अच्छा सोचना है, बाकियों के लिए भी अच्छे प्लान्स करने हैं। एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन की एक जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है, क्योंकि इसीलिए कप्तान की जिम्मेदारियों पे जब लोड पड़ता है तो बहुत से जो लोग हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन का शिकार हो जाती है, क्योंकि वो बहुत सी मैनेजमेंट के अंदर उसको अपना रोल प्ले करना पड़ता है। तो देखना ये पड़ेगा कि क्या हैरी ब्रूक्स या बेन डकेट, अगर इस टीम की बात करें तो इसमें ये दो प्लेयर ऐसे नज़र आते हैं, हैरी ब्रूक्स एंड बेन डकेट, के जो 2 फॉर्मेट मिनिमम खेल सकते हैं। तो अगर वो खेल सकते हैं तो क्या ये सोचा जा सकता है कि उनको सिस्टम स्ट्रॉन्ग जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बैक करता है वो अगर उनको पीछे पूरा उनको सपोर्ट करे, तो ये 2 ऐसे प्लेयर नज़र आ रहे हैं इस स्क्वाड के अंदर जो ये रोल प्ले कर सकते हैं। आप भी इनके साथ हैं? मैं बिल्कुल एक नाम पे इनके साथ हूँ। दूसरा अब मुझे नहीं पता कि क्या फ्यूचर है स्पेशली ओडीआईज में लिविंगस्टोन का हैं? हाँ, मैं दूसरी क्योंकि वो इसलिए सोचता हूँ कि मैं उनके साथ लीग क्रिकेट खेला हूँ और उनमें वो एबिलिटी है कि वो इतना जल्दी प्रेशर में नहीं आते। ठीक, एक ये चीज़ है। और आपको थोड़ा लाइट हार्टेड जो है, स्पेशली जब आप ये सोचें कि हमने तो जिस बेसबॉल की अगर बात करें तो ये हाँ, बट उसके लिए फिर उनको ऊपर के नंबर्स पे खेलना पड़ेगा और वो उन्होंने कुछ हंड्रेड्स ऊपर के नंबर्स पे बनाए हुए हैं। ठीक है, आप 2 कहते हैं हैरी ब्रूक और आपने कहा कि हैरी ब्रूक या लिविंगस्टन। फेयर इनफ। दूसरी टीम पाकिस्तान है ऑफ कोर्स, और ये स्पेकुलेशन ही है कि शायद की मेंबर्स को, जो सीनियर मेंबर्स, उनको रेस्ट कराया जाए, जो एक सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है इन न्यूजीलैंड आई थिंक 16 तारीख से, जिसमें 5 T20 और फिर 3 ODIs हैं। T20s की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान अगर तो ये रेस्ट पॉलिसी पे जाता है, रोटेशन पे जाता है, तो कौन सा ऐसा लड़का है जो लगता है आपको कि कप्तान बनाया जा सकता है? T20 T20 में तो कप्तान तो T20 में तो सलमान अली आगा को ऑलरेडी जिम्बाब्वे में आपने ट्राई किया है, तो अगर आपने किसी को रेस्ट देना ही है तो आई थिंक वही एक बेहतर ऑप्शन आपके लिए होना चाहिए, जिनको आप ऑलरेडी इन द सिस्टम ला रहे हैं कि हमने इनको ग्रूम करना है कप्तानी के लिए, अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि पहले एक सीरीज में आपने ये किया है। ODI मेरा ख्याल है अभी ODI में टाइम आपको है। स्टिक करना चाहिए अपने वहीं कप्तान पर के है। साथ। शादाब का नाम आया था काफ़ी जगहों पे डिफरेंट कॉर्नर्स से कि विल ही बी ए प्रोस्पेक्ट दैट कैन बी कंसिडर्ड। अभी तो वो टीम में ही उनकी जगह नहीं बनी, तो सीधा कप्तानी। आप क्या कहते हैं हफीज़? जी मुझे लगता है कि ये एक और ज़्यादती की जाएगी पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ कि गुस्से में फ़ैसला किया जाए। ओके, गुस्से के अंदर खाम-खा के प्लेयरों के ऊपर छुरी चला दी जाए, क्योंकि कोई ना कोई तो कुर्बानी का बकरा ढूंढना है ना, तो वो प्लेयर ना बने। अगर वाकई में अगर कोई प्लेयर ऐसा है जिसके डिसिप्लिन के ऊपर इशू है, जो बात नहीं मान रहा, जो प्लान्स को एग्जीक्यूशन करते वक्त चैलेंज कर रहा है, उसको ज़रूर बाहर निकालना चाहिए। लेकिन अगर एक फेलियर है, वो फेलियर सबका है, वो पीछे बैठे उस दिमाग का भी है जिसने ये सोचा कि ये टीम ऐसे खेलना चाहिए। तो पहले तो उसके मुतालिक सोचा जाए ना कि वो जो फीडिंग है, जहाँ से ये टीम सिलेक्ट हुई, जहाँ से ये अप्रूव्ड हुई, पहले तो वहाँ से सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद जो प्लेयर्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जो मैं पहले कह चुका हूँ कि उनका फेलियर उनकी वजह से हो रहा है, किसी और की वजह से नहीं हो रहा। और अगर आप मुझसे प्लेयर की बात करें, मैंने उस दिन आपको 8-10 नाम बताए थे कि वो ऐसे प्लेयर हैं जिनको इस टूर पे खिलाना चाहिए। इस दिमाग को दूर कर दिया जाए कि हमने कप्तान बदल देना है। मुझे लगता है कि रिजवान को एज ए कैप्टन लेके चलना चाहिए। ही विल बी अ वेरी गुड कैप्टन, क्योंकि उन्होंने रिसेंट पास में अच्छी कप्तानी करके अच्छे मैचेस भी जितवाए हैं। 2 सीरीज़ें डोंट फॉरगेट कि हम ऑस्ट्रेलिया में जीते उनकी कप्तानी के अंदर, और हम साउथ अफ्रीका में भी जीत के आए। तो एक गुस्सा ना उतारा जाए, कुर्बानी का बकरा ना ढूंढा जाए। वो लोग जो वाकई में आपकी ज़रूरत है, जिनको आपने बेंच स्ट्रेंथ के तौर पर लेके जाना है, ज़रूर लेके जाएं। डोंट थिंक अबाउट दिस कि ये फेल हो जाएगा। आप ये ना सोचें, जैसे मैंने आकिब जावेद की बात की, मोहम्मद अली की बात की, ये वो बॉलर हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। खुरम शहजाद है, आमिर जमाल है, ये वो लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये वो इवन आकिब जावेद वो ऐसे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं जो खेलने के काबिल है। अगर फिट है तो उनको लेके जाएं। तो ठीक है, अफसाना कहती हैं कि T20 में सलमान और रिजवान से स्टिक करें, ODI में, और आप कहते हैं स्टिक करें। मैं ज़ाती तौर पर सलमान आगा के T20 के कप्तान बनने के ऊपर मुझे रिजर्वेशन है। मुझे नहीं लगता
यस इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर, कोई शक ही नहीं है, लेकिन T20 फॉर्मेट यू आस्किंग टू मच एंड इट्स नॉट अ प्रोग्रेसिव माइंडसेट। एक और खबर थी रिगार्डिंग कोच के लिए, और कोच के कैंडिडेट्स में जो नाम टॉप पे आ रहा है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, वो है सकलैन मुश्ताक का, जो कि एक मेंटोर भी हैं, एंड ही हैज़ बीन हेड कोच, और आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग आकिब जावेद का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फिनिश हो गया। सो हाउ डू यू सी इफ ही गेट्स दैट अपॉर्चुनिटी अगेन? देखिए, मेरी पर्सनल ओपिनियन इस पे ये है कि अगर नो डाउट उन्होंने बाहर की टीम्स के साथ भी काम किया है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी जो है वो काम कर चुके हैं, अगर आप उनको कोचिंग में लेके आ रहे हैं तो फिर आप लॉन्ग रन के लिए लेके आएँ, मतलब सीरीज़ बाय सीरीज़ नहीं होना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब आप विलिंग होते हैं कोई चीज़ करने के लिए, तो सकलैन भाई अगर विलिंग है इस चीज़ के लिए तो फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर आप लेके आ रहे हैं कोच तो आपको लॉन्ग रन के लिए लेके वैसे आना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी हो सकता था, आपने कहा था पूरा ऑल टाइम दें आकिब जावेद को। कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये डिसाइड करेगा कि कौन किससे खेलेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये एक तरह से ड्रेस रिहर्सल भी हो जाएगी फाइनल से पहले, सेमीफाइनल से पहले, कि सब एक दूसरे से खेले हो, इंडिया और न्यूजीलैंड जो कि दुबई में खेलेंगे कल। क्विक वर्ड ऑन दैट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड इन दुबई कंडीशन, सना अब पलड़ा किसका भारी है? अब तो सारे सुपर हीरोज भी बन गए हैं। देखिए, आई थिंक ऑब्वियसली इंडिया को एडवांटेज सिर्फ इस बात का है कि वो उस ग्राउंड में, उस कंडीशंस में काफ़ी ज़्यादा खेलें, बट न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो बहुत तगड़ा मुकाबला देगी इंडिया को। उसका रीज़न ये है, ग्लेन फिलिप्स तक, सैटनर तक उनकी बैटिंग जाती है, और इस तरह की बैटिंग है कि कोई भी अभी ऑलमोस्ट पहले 5-6 सब ने 100 कर दिया है पिछले 10-15 दिनों के अंदर अंदर, तो सब फॉर्म में, बॉलिंग भी उनकी कंप्लीट है। आई थिंक ये वाला वो मैच है जो मैं जाती हूँ ना टॉस के बाद वाला, ये तब बताने वाला है, ये वो वाला मैच है। मेरे लिए आप टॉस को इम्पोर्टेंस दे रही है कि उसको टॉस, फैसला हाँ, करेगा। टॉस को मैं इम्पोर्टेंस दूंगी। मेरे लिए जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ये जानना कि सारी टीम्स ने पहले भी बैटिंग कर ली, दूसरी भी कर ली। इंडिया इज़ द ओनली टीम सो फार, दे हैव प्लेड 2 games, दे बैटेड सेकंड। If they win the toss tomorrow, will they bat first? करना चाहिए फाइनल से पहले उनको तैयारी अपनी पूरी। वैसे मुकाबला सख्त है, दोनों बैटिंग तैयार हैं, दोनों के पास फास्ट बॉलिंग, स्पिन दोनों के पास बड़ी अच्छी है। सैटनर हैं, ब्रेसवेल हैं, फिर आप उनका फिलिप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरफ इनके पास भी 2 फ्रंट लाइन स्पिनर्स है, तो ये एक बराबरी का मुकाबला नज़र आ रहा है किसी हद तक। देखिए, आप कह सकते हैं न्यूजीलैंड एक कंप्लीट टीम है, मैंने पहले बोला, लेकिन ज़ाती तौर पर मुझे लगता है कि जो होम एडवांटेज उनको मिला हुआ है एक जगह पे बैठने का, उसको बीट करने के लिए सेमीफाइनल और फाइनल एक ऐसी स्टेज है जिसमें मैं समझता हूँ कि इंडिया हार सकता है। उससे पहले कल वाले मैच में देयर इज नो चांस। ठीक है, तो इन्होंने टीम सिलेक्ट कर ली है। मेरी इंडिया टीम है। इंडिया आपकी टीम है, आप तो मैं तो टॉस के 10 बाद ओवर के बताऊं। बाद बताते, मसला नहीं है। नहीं, टॉस ये आज हम आपको देंगे क्योंकि आपके चांसेस बहुत बड़े गलत हो रहे हैं। टॉस भी थोड़ा जल्दी है, एक इनिंग्स के बाद पूछ लेंगे। एक नहीं, आप अभी बताएंगे तो वो बताएंगे। इंडिया इंडिया बाद में। फिर लगता है मैं न्यूजीलैंड पे ही जाऊंगी। लगता है यार, जा लिखो रही है। जी, लिखो लिखो। बड़ी हो गया, मुश्किल हो गया, आप न्यूजीलैंड बंदे को हो गया। कटवाया। चलिए जी, डिसीजन हो गया यहाँ पर। अब इंतजार है हमें आखिरी मैच का इस राउंड के, जो कि ऑफ कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट होगा डिसीजन वाइज, कौन किससे खेलेगा सेमीफाइनल में। और ये मुकाबला शुरू हो जाएगा दुबई टाइम 1 बजे, पाकिस्तान टाइम 2 बजे, और हम आपके पास पहुंच जाएंगे दोपहर 12 बजे अपने शो को लेके। दैट इज ऑफ कोर्स गेम ऑन है विद आवर पैनल, एंड वील हैव अ लॉट ऑफ चिट चैट ऑन दिस लास्ट गेम इन द राउंड। अंटिल देन अपना ख्याल रखिए और फिर कल मुलाकात होगी। देखते रहिए गेम ऑन है।